अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीटेट उर्दू की पैडागोजी की फ़र्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। ये हमारे चैनल पर फर्स्ट क्लास होगी सीटेट की। कल मैंने आपकी सीटेट की क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको उर्दू सीटेट का सिलेबस अच्छे से डिफ़ाइन किया था। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ, क्योंकि आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए क्या आपका सिलेबस था। देखिए ये आपका सिलेबस था सीटेट का। इसे मैंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा सीटेट उर्दू सिलेबस, तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। इसे मैंने अच्छे से आपको बताया था कि कितने नंबर का आपका सिलेबस किस तरीके से डिवाइड होता है। 30 नंबर का क्या होती है आपकी लैंग्वेज होती है। 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 नंबर आपके पैडागोजी को होते हैं, जिसे हम फन तालीम कहते हैं, और 15 नंबर आपके किसको होते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सीटेट उर्दू पैडागोजी की पहली क्लास है, जिसको ज़बान की आमोजिश और हसूलियाबी। आमोजिश क्या होता है, हसूलियाबी क्या होता है। देखिए मैं आज आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पहले ही दिन समझा देना चाहती हूँ। जो आपकी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, ठीक है, सभी का सिलेबस एक तो सेम है। कुछ जैसे आपकी मान लीजिए हिंदी की क्लास है, हिंदी लैंग्वेज है आपकी, उसमें जो आपका सिलेबस होगा वही आपका उर्दू का सिलेबस होगा पैडागोजी का, ठीक है ना। ऐसे ही आपके इंग्लिश का होगा। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। क्या होता है ये, सभी के सिलेबस क्या होते हैं, सेम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं, हिंदी के ट्रांसलेट कर देते हैं उर्दू लैंग्वेज में, तो उर्दू क्या हो जाती है, थोड़ी टफ हो जाती है। इस तरीके से इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सिलेबस सेम होता है, चाहे आपके पास, अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारे पास तो हिंदी का सिलेबस है। तो एक बात बताइए, जब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों ही सिलेबस आपके लिए क्या है, सेम होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। अब कोई मलयालम भाषा ले लेता है, कोई मराठी, मतलब बहुत सारी आपकी 22 लैंग्वेजेस है। जो भी बच्चा जिसे लैंग्वेज को जानता है वो लैंग्वेज वहाँ फिल करता है, ठीक है। जो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि आपने उर्दू लैंग्वेज फिल की है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, आपको सिलेबस मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया था। ये आपकी आज फर्स्ट क्लास होने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द होते हैं जो बार बार आते हैं, उन्हें भी अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, मान लीजिए आपकी उर्दू की बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, या आपकी हिंदी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, जी, अगर आपकी उर्दू अच्छी हो गई तो आपकी हिंदी भी खुद से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम होते हैं। अगर आपकी उर्दू अच्छे से नहीं इस बार तैयार हो पाई, और क्या हो गई, हिंदी आपने बहुत अच्छे से मजबूत कर ली, तो भी आपके 60 नंबर पक्के हो जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, बल्कि मैं पहले आपको दिखाई देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये जो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर अभी का है, जो अभी अगस्त में ये पेपर हुआ था। देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाती हूँ। इसमें 108 पर ये लैंग्वेज 1 में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। और सेम यही क्वेश्चन ही आपको उर्दू की अलग से मिलती है सीरीज, ठीक है। इसमें भी 108 क्वेश्चन देखिए आप, देखिए इसमें भी 108 क्वेश्चन दिया है। और क्या दिया है, दरसी किताब के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। सेम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, सारे क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं। जो आपके पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर के, वो सेम होते हैं। और जो आपका पैसेज होता है उर्दू का, ये जो पैसेज आता है आपका, ये अलग होता है, ठीक है ना। इसमें एक नज़म का पैसेज आता है और एक नस्र का पैसेज आता है, और इसके बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। तो ये मैं आपके बहुत अच्छे से, ये पैसेज वगैरह जो ये तो मैं तैयार करा दूंगी, आप इसकी कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी मैंने आपको क्यों बताया कि क्वेश्चन इस तरीके से सेम होते हैं, ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारी उर्दू अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने स्टार्टिंग से क्या किया है, हमारी बीटीसी में उर्दू फिल हो गई थी। कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं, उनके बाय मिस्टेक क्या होती है, उर्दू फिल हो जाती है। एक तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो यहाँ पर आपका सीटेट में जो आपके पास ऑप्शन है, ज़रूर नहीं आप उर्दू लें। अगर आपने इसमें भी उर्दू फिल कर दिया और आपसे उर्दू अच्छी नहीं आती है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप जो 15 नंबर के आपके पैसेज आते हैं, इनको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से होते हैं। बस आपसे उर्दू पढ़नी आनी चाहिए और उर्दू समझ में आनी चाहिए। लिखने का भी इसमें कोई हिसाब नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सिर्फ हमें गोले भरने होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आपको लंबा लंबा यहाँ लिखनी है, पूरे पूरे पैसेज वगैरह कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। सिर्फ पढ़नी आनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए।
मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूँगी आपके पैसेज वगैरह तो, लेकिन जो आपके पेडागोजी का पोर्शन है, अगर आप उर्दू में नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए आप उसको हिंदी में बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कैसे? अब ये देखिए, जैसे उर्दू में आमोज़िश है, आमोज़िश को हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिगम। अब कुछ बच्चे अधिगम सुनते ही इसके बारे में बता देंगे कि अधिगम क्या होता है। और जी आपका हुसूल-ए-आबी को क्या बोलते हैं? अर्जन। बच्चे क्या होते हैं हिंदी में सुन लिया, अच्छा अर्जन, एक्विज़िशन, ये तो बच्चा खुद से एक्वायर करता है, ये बता देंगे। लेकिन घबरा क्यों जाते हैं बच्चे उर्दू के टाइम पर? क्योंकि उनको सिर्फ उर्दू ट्रांसलेट करनी नहीं आती है। उनको ये नहीं पता आमोज़िश को अधिगम कहते हैं, हुसूल-ए-आबी को अर्जन कहते हैं। सिर्फ आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आपसे उर्दू नहीं इतने अच्छे से हो पा रही है, तो आप अपनी हिंदी मज़बूत कर लीजिए। आपकी हिंदी मज़बूत होगी तो आपकी दोनों लैंग्वेज ईज़िली हो जाएँगी। और आज से आपकी सीटेट की मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है? चलिए, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बता दूँगी। इसी वजह से मैंने आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ अल्फाज हैं जो मैंने लिखे हैं, उर्दू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर आपको ये मालूम होगा तो आपके लिए उर्दू समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, उर्दू में क्या बोलते हैं? आमोज़िश। आमोज़िश को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम क्या होती है? अधिगम कोई ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम दूसरी लैंग्वेज एक तरीके से समझें, जिसे हम सीखते हैं। ठीक है? कोई भाषा अगर हम सीख रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम। ठीक है? और इक्तिसाबी या तहसील, हसूल, ये जो भी है, तहसील, हसूल, ये क्या होता है? ये अर्जन होता है। इक्तिसाबी, आपने बहुत बार उर्दू के पेपर अगर प्रीवियस ईयर के आपने देखोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? इक्तिसाबी, कि इक्तिसाबी अमल है। मतलब क्या है ये? कि बच्चा खुद से जो चीज़ सीख लेता है। अब एक बात बताइए, मादरी ज़बान के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ा तो किसे बोलती हैं? आपकी मातृ। एक तरीके से क्या होती है मादरी ज़बान? बच्चा अपनी माँ से सीखता है। ठीक है? इस तरीके से अर्जन क्या होती है? कोई भी लैंग्वेज। अब हिंदी हमसे बचपन से आती है, हमें किसी टीचर ने नहीं सिखाई, हमसे खुद से आती है, तो क्या है? हमने उसे अर्जन किया है। क्या क्या है? उसे हमने एक्वायर किया है, इक्तिसाब किया है। ठीक है? और अधिगम क्या है? मान लीजिए मेरे से हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, मेरे से हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, तो मैं उर्दू सीख रही हूँ, वो मैं क्या कर रही हूँ? उसे मैं आमोज़िश कर रही हूँ, यानी कि अधिगम में उसे सीखने के लिए बोलते हैं। जो चीज़ हम सीख कर हमसे आती है उसे अधिगम कहते हैं, जो हमसे खुद से आ जाती है उसे हम अर्जन कहते हैं। ठीक है? तरसील क्या होता है? तरसील बोलते हैं संप्रेषण को, यानी कि कम्युनिकेशन को। अब मैं यूट्यूब के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो ये एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। तदरीस क्या होता है? तदरीस होता है आपका शिक्षण, अध्यापन, यानी कि एक तरीके से किसको शिक्षण करना, तदरीस कहलाता है। ठीक है? इल्म तदरीस क्या होता है? शिक्षण शास्त्रों कहलाता है आपका। फिर क्या दे रखा है? तफील मरकूज, यानी कि बाल केंद्रित विधियाँ। बाल केंद्रित विधियाँ कैसे? कि पहले हमारी एजुकेशन क्या थी? हमारी एजुकेशन पहले टीचर बेस्ड थी। अब क्या है? अब है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। अगर बाल केंद्रित विधियाँ यानी कि तफील मरकूज, अगर बच्चे का मान लीजिए, अब पहले क्या होता था? बच्चों को पढ़ाना है, टीचर का मन होगा तो पढ़ाना है। नहीं, अगर बच्चे का मन पढ़ने का है, हमें उसे पढ़ाना है। अगर उसका खेलने का मन है तो बच्चों को हमें क्या करना है? खेल के थ्रू पढ़ाना है। मतलब बहुत अच्छे से हमने क्या हो गई है? हमारी एजुकेशन बाल केंद्रित हो गई है। ठीक है? हमें बच्चों को सेंटर में रखकर ही अपनी क्या देखना है? एक तो इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमें बच्चे के साथ ही आंसर लगाना है। किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, जहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखा हो और उसमें क्या हो? बच्चे का फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है? तो वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा आपका। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? ये कुछ पॉइंट मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली होकर पढ़ाती हूँ। जो बात मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, ठीक है? फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। माहिर लिसानियात, यानी कि भाषा विशेषज्ञ। ठीक है? फिर है आपका इर्तिका। इर्तिका को फ़रूक भी बोलते हैं। इर्तिका किसे बोलते हैं? विकास को बोलते हैं। इसके बाद है आपका इल्म लिसानियात, भाषा विज्ञान। ठीक है? अब आगे और वर्ड्स देख लेते हैं। जो मेन है वो क्या है? आमोज़िश और इक्तिसाब। आमोज़िश अधिगम और इक्तिसाब अर्जन। चलिए आगे के देख लेते हैं आपके कुछ उर्दू के हिंदी में। आगे देख लेते हैं इशारों की ज़बान, जिसे हिंदी में सांकेतिक भाषा बोलते हैं। फिर दिया है आपके अलामतों की ज़बान, जिसे प्रतीकों की भाषा बोलते हैं। समाजी मामलात, यानी कि इसे समाजी संपर्क के सामाजिक अंतरक्रिया भी कहते हैं।
फितरी अमल क्या होता है? फितरी अमल यानी कि स्वाभाविक होता है। ये एक रस्मी तरीका किसे बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रस्मी तरीका आपके यानी कि औपचारिक विधि, फॉर्मल मेथड होता है, और गैर रस्मी तरीका आपका अनौपचारिक विधि यानी कि इनफॉर्मल मेथड होता है। इसको भी हम डिटेल में अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर क्या है आपका? ज़बान की आमोजिश और हसूलियाबी। तो ज़बान के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि ज़बान है क्या। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ज़बान क्या है? ज़बान बोलियों की जमा का नाम है। ज़बान का मुतालिया इल्म लसानियात, जिसे हम भाषा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ज़बान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसास, जज्बात को लफ्ज़ों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीकों का नाम ज़बान है। हमें अच्छे से पता है कि ज़बान क्या है। ज़बान हम किसे बोलते हैं? अपने जज्बात, एहसास का इजहार करना क्या कहलाता है आपका? ज़बान के थ्रू ही हम अपने एहसास हो, अपने जज्बात हो, उनका इजहार कर पाते हैं। ठीक है, तो ज़बान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसास और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। क्या है ये? इसका तरसील का वसीला। अब ये बताइए तरसील किसे कहते हैं? मैंने आपको अभी अच्छे से बताया था तरसील क्या होता है। तरसील ज़बान की पैदाइश कब हुई, कैसे हुई? चलिए देख लेते हैं ज़बान की पैदाइश कब हुई और कैसे हुई। इस पर मुख्तलिफ माहिर लसानियात ने अपने अपने नज़रिए हैं, मगर एक बात साफ है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से ज़बान सीखकर पैदा नहीं होता। ये बात साफ है, जब बच्चा पैदा होता है उससे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, जब वो इस दुनिया में आता है, वो जो लैंग्वेज सुनता है वो भाषा यानी कि आपकी वो ज़बान वो सीख जाता है। ठीक है, तो ये बात साफ है कि बच्चा जब पैदा होता है उससे कोई लैंग्वेज नहीं आती है, बल्कि वह अपने माहौल और माशरे में रहकर ज़बान सीखता है। इस तरह इब्तदाई इंसानों ने भी ज़बान सीखी होगी। ठीक है, तो ज़बान क्या है? ज़बान एक क्या है आपका? इक्तसाबी अम्ल है। इक्तसाबी अम्ल कैसे? यानी कि इक्तसाबी किसे बोलते हैं आपका? ये एक भाषा अर्जन होती है। जब बच्चा पैदा होता है वो धीरे धीरे 4 साल की उम्र तक क्या कर लेता है? अपने आसपास जो भाषा सुनता है, ज़बान को सुनता है, वो उसे खुद से सीख लेता है। उसे किसी ना तो टीचर की ज़रूरत होती है, ना ही उसे किसी प्रॉपर कोर्स लेना या बुक से पढ़ के सीखना नहीं होता। वो खुद से उस लैंग्वेज को सीख जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ज़ाहिरी सूरत अल्फाज का इस्तेमाल खूबसूरत, तरकीब, लफ्ज़ व नसर वगैरह है। ये सब क्या है? ज़ाहिरी सूरत है। ज़ाहिरी सूरत क्या है? ये कि लफ्ज़ों को खूबसूरती के साथ क्या करना, उनको पेश करना, क्या कहलाता है आपका? ज़ाहिरी सूरत कहलाता है। नंबर 2 है आपका मानवी सूरत। इसमें अल्फाज के मायने, खूबियाँ बयां की जाती हैं। इसमें जो अल्फाज होते हैं उनके मायनों की खूबी बयां की जाती हैं। चलिए ये तो हो गई आपकी दो सूरत के लिहाज से। तो कौन कौन सी है ज़बान? दो सूरतें, एक है ज़ाहिरी सूरत, दूसरी है मानवी सूरत। अब आगे देख लेते हैं। ज़बान की 3 किस्म होती हैं। 2 सूरत होती हैं, 3 किस्म होती हैं। किस्म कौन कौन सी होती है? इशारे की ज़बान, आवाज़ की ज़बान, अलामतों की ज़बान। अब इशारे की ज़बान कौन कौन सी होती है? इशारे की ज़बान भी 3 होती हैं, बसरी, समाअत, लम्स। बसरी आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, जिन बच्चों ने मेरे से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है या थर्ड सेमेस्टर की कुछ वीडियो है उनको देखा है, तो सभी को मालूम होगा कि बसरी क्या होता है, समाअत क्या होता है। लम्स आपके लिए कुछ नया होगा, इसे भी मैं अच्छे से आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। पहले इशारों की ज़बान किसे कहते हैं? इशारों की ज़बान, जब हम अपने जिस्म के एज़ा के हरकत के ज़रिए अपने एहसास, जज्बात और ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो इसे हम इशारा कहते हैं। ठीक है, ये मरहला ज़बान की नशोनुमा का पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल ज़माने कदीम से होता आ रहा है। ज़माने कदीम यानी कि बहुत पुराने टाइम से ये होता आ रहा है। बल्कि माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारों की ज़बान से कम व बेश 10 लाख साल पुरानी है। यानी कि क्या कह रहे हैं? जो इशारे की ज़बान है सबसे पुरानी ज़बान है। पहले जब लोग आए उन्होंने कैसे ज़बान को सीखा? इशारों के थ्रू सीखा। इशारे करके वो अपनी बात को कहते थे। तो ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं 10 लाख साल पुरानी है। आमतौर पर इशारों की ज़बान को 3 तरह की होती है। मैंने अब बताया था बसरी, समाअत और लम्स। बसरी क्या होता है? जिसे हम आँखों से देखते हैं। जब हम कुछ चीज़ आँखों से देख रहे हैं तो वो क्या होगा आपका? बसरी होगा, जैसे चेहरा, हाथ वगैरह। समाअत क्या होगा? यानी इशारों की आवाज़।
समात किसे बोलते हैं जी, आपने पढ़ा होगा भी समी अशिया बसरी अशिया, उसमें भी तो यही था कि बच्चे जब कुछ देखकर सीखता है तो क्या होता है बसरी अशिया होता है, जब बच्चे को सुन के सीख रहा है तो वो क्या आता है समिया लाते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से समात क्या है, यानी इशारों की आवाज़ जिन्हें हम सुनते हैं। जैसे हॉर्न बजाना, हॉर्न बजाने एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हटना है या साइड होना है। दस्तक देना, चुटकी बजाना वगैरह, ये सब क्या है, समात है। अब आते हैं आपके लम्स। देखिए लम्स यानी छूकर इशारा करना। अब किसी को हम छूकर तब इशारा कर रहे हैं, देखो जैसे बहुत सारे देखो उसे देखो, देखो वो कौन जा रहा है, इस तरीके से क्या होता है, इसे कहते हैं लम्स कहते हैं। जैसे चुटकी काटना, हाथ दबाना, कहने कोहनी मारना वगैरह। ठीक है, ये तो हो गया आपकी इशारों की ज़बान। सेकंड पॉइंट था आपकी आवाज़ की ज़बान। चलिए आवाज़ की ज़बान देख लेते हैं। आवाज़ों की ज़बान, इसका मतलब ये है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ को सुनकर उसके मायने समझता है। और सीखना एक क्या है, इक्तसाबी अमल है। जब हम किसी की बात सुन रहे हैं, वो हम उसके सुनकर सीख रहे हैं, तो वो क्या है, खुद से हम अर्जित कर रहे हैं, यानी कि इक्तसाबी अमल होगा वो। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबका पड़ता है, वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। बच्चा इन्हीं आवाज़ों को दोहराकर ज़बान सीखता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है। अब हम इक्तसाबी अमल क्या होता है, भाषा अर्जन जिसे बोलते हैं। भाषा अर्जन से आपका एक न एक सीटेट में क्वेश्चन आता ही ज़रूर है। ठीक है, हिंदी में भी आपने देखा होगा, लेकिन उर्दू में बच्चे समझ नहीं पाते। सिर्फ अर्जन की जगह आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, इक्तसाबी अम्ल लिखा हुआ मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको उर्दू में नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर बोल रही हूँ, उस क्वेश्चन का नंबर देखिए। ठीक है, और उसको आप किस में, सिर्फ ये पैडागोजी के लिए, लैंग्वेज पोर्शन के लिए है। ठीक है, उसमें भी पैसेज के लिए नहीं है, पैसेज अलग अलग आते हैं बिल्कुल। चाहे इंग्लिश का पैसेज अलग होता है, हिंदी का पैसेज बिल्कुल अलग आता है, उर्दू का पैसेज बिल्कुल अलग आता है। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये पैडागोजी वाले बिल्कुल सेम होता है। अगर उर्दू में नहीं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं फिर बोल रही हूँ, उसे एक बार हिंदी में अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी में समझ में नहीं आए तो उसे एक बार इंग्लिश में अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज आपसे अच्छी आती है उसे उस लैंग्वेज में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ख़राब नहीं करना है बच्चों को। क्या होते हैं, बच्चे एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं, खासकर जर्नल वालों के लिए तो इन्होंने इतना ज़्यादा गलत है। ये हिसाब सबके लिए ही इक्वल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जब 82 पे ओबीसी पास है और जर्नल वाले 90 पे पास हैं, सभी के लिए या तो 82 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। फिर भी चलिए, इनका अपना अलग रूल है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आप क्या होता है, बच्चे 81 आते हैं, एक नंबर रह जाता है 82 आने में, तो बच्चा फेल हो जाता है। 89 आते हैं, 90 आने में एक नंबर रह जाता है, तो वो एक एक नंबर आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप अपना आंसर फिल करें सीटेट में, तो एक बार लैंग्वेज वाले पोर्शन में खासकर उसे देख लें पीछे कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे, उसे गलत फिल नहीं करना। एक हम कहाँ पढ़ते, इक्तसाबी अमल। इक्तसाबी अमल क्या होता है, जिससे हम खुद से कुछ चीज़ सीख लेते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कोई एक बच्चा वो इधर इर्द गिर्द घूम रहा है, वो अपने माहौल को क्या कर रहा है, इक्तसाब कर रहा है, अर्जित कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्तसाबी अम्ल कहेंगे। तो ये था आपकी आवाज़ों की ज़बान। ठीक है, अब थर्ड था आपका अलामतों की ज़बान। किसी लफ्ज़ या आवाज़ को जब एक ख़ास अलामत या मायने में इस्तेमाल किया जाने लगता है, तो वह लफ्ज़ या आवाज़ इस मायने के लिए अलामत बन जाता है और वह तहरीर की शक्ल के ले लेता है। तहरीरी शक्ल ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है। अलामतों की ज़बान क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, तहरीर करके अच्छे से बताते हैं। पूरा जब कुछ चीज़ हम तहरीर करके लिख कर बता देते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, अलामतों की ज़बान कहलाती है। चलिए, अब जो मेन है आपका ज़बान में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, देखिए मेन तो सब है, लेकिन ये आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट थे कि ज़बान के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ तक तो। लेकिन अब हम आपको बताएंगी मैं आगे कि ज़बान की आमोजिश यानी कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन प्रॉपर क्या है और उससे किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए हैं कि आप किस तरीके से दूसरी लैंग्वेज में भी इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आपका संप्रेषण क्या होता है, तरसील, तरसील का वसीला, तरसील होता है आपके यानी कि संप्रेषण का जरिया है, बातचीत कम्युनिकेशन का ये जरिया है। ज़बान समाजी तामुलात का नतीजा है। ज़बान का मुताले इल्म लसानियात कहलाता है। ज़बान की पैदाइश कब हुई, चलिए कुछ ये देख लेते हैं, ज़बान की पैदाइश कब हुई। हम ज़बान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपके ये मनोवैज्ञानिक रहे हैं, नोम चॉम्स्की हो, आपके
स्किनर हो, वैगोस्की हो, पियाजे हो, इन्होंने सब ने क्या है, भाषा के बारे में यानी कि ज़बान के बारे में इनके अलग अलग मत है। ठीक है, ज़बान हमेशा हालात, वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती है। ज़बान की मुंदरज झेल दो सूरतें, ये क्या कह रहे हैं, ज़बान जो होती है हमारे हालात हो या वक्त हो और जगह के मुताबिक क्या होती है, तब्दील होती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है। ज़बान की दो सूरतें हैं। चलिए तो देख लेते हैं ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब। आमोजिश क्या होता है, अधिगम होता है, और इक्तिसाब क्या होता है, आपका अर्जन होता है। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये को आपको वर्ड्स ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके सीटेट के उर्दू के एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। तजुर्बात की बुनियाद पर बताओ में आने वाली नस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को आमोजिश यानी कि अधिगम कहा जाता है। अधिगम क्या होता है कि हम कोई चीज़ है, कोई लैंग्वेज उसे सीख रहे हैं, हमसे आती नहीं है, हम उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। एक आमोजिश कहलाता है वो। ठीक है, उसके अपोजिट क्या होता है, इक्तिसाब होता है। जबकि इक्तिसाबी अम्ल एक फितरी अम्ल है। ये अम्ल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है और हर बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। मादरी ज़बान का इक्तिसाब वो खुद से कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बच्चा अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को पूरी तरीके से कितनी उम्र में सीख जाता है, 4 साल की उम्र में बच्चा अपनी भाषा को अच्छे से बोलना सीख जाता है। ठीक है, अब वो भाषा क्या होती है, जो वो अपने आसपास माहौल में सुनता है, अपनी माँ को बोलते हुए देखता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपकी मादरी ज़बान इक्तिसाबी अम्ल कहलाता है और 4 साल तक बच्चा सीख जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अक्सर बच्चे स्कूल आने से कबल अपन एक से ज़्यादा ज़बान सीख लेते हैं। जबकि कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो वह तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। अब वो क्या कह रहा है, अब कोई एक बच्चा है, मान लीजिए उनकी घर पे क्या बोलते हैं, फ़ैन को पंखा बोलते हैं। ठीक है, अब वो स्कूल आते हैं, वहाँ पे बोलते हैं सब फ़ैन। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है, फ़ैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बच्चे को अपनी भाषा से अलग आते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो उससे क्या आते हैं, 5000 अल्फाज वो पहले से ही जानता है। अब आगे देख लेते हैं। मादरी ज़बान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राब्ता से हासिल किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं, मादरी ज़बान को हम कैसे कर लेते हैं, गैर रस्मी। अब आपको मैं बताती हूँ कि गैर रस्मी क्या होता है। गैर रस्मी आपका अनौपचारिक विधि यानी कि इनफॉर्मल मेथड होता है। औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है, यानी कि रस्मी और गैर रस्मी क्या होता है, दोनों चीज़ मैं आपको बताऊँगी। गैर रस्मी वो होता है, अब मान लीजिए बच्चा कोई भाषा है अपने आसपास से सीख गया है, खुद से लैंग्वेज सीखी, उसने ना तो किसी बुक के यूज़ किया है, ना ही किसी प्रॉपर कोई कोचिंग क्लास कुछ नहीं लिए, तो वो क्या होगी, उसकी वो मादरी ज़बान होगी, एक तरीके से वो गैर रस्मी हो गई है। ठीक है, और एक चीज़ होती है रस्मुल रस्मी क्या होता है, अब कोई लैंग्वेज है, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, मैं प्रॉपर क्या कर रही हूँ, उसको नोट्स के थ्रू सीख रही हूँ या फिर पूरी स्कूल जाकर कोई उस्ताद मुझे सिखा रहा है, रूल्स के नियम के अकॉर्डिंग सीख रही हूँ, तो क्या हो गया, रस्मी हो गया आपका। ठीक है, तो गैर रस्मी क्या होता है, जिसमें ना तो कोई ग्रामर होती है, ना कोई कुछ लैंग्वेज, मतलब कुछ भी हमें कोई सिखा नहीं रहा है, खुद से हम सीख रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी गैर रस्मी। तो यही बोल रहे हैं ये, मादरी ज़बान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राब्ता से हासिल किया जाता है, यानी कि हम खुद से ही उसे सीख लेते हैं। जबकि क्या कह रहे हैं, जबकि दीगर ज़बानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर यानी कि पूरी एक औपचारिक तरीके से, यानी कि एक किस तरीके से, एक फॉर्मल तरीके से हम सीखते हैं, उसके लिए कोई हमें उस्ताद भी चाहिए, स्कूल भी जाना होता है, मतलब पूरी तरीके से जो सीख रहे हैं हम नोट्स के थ्रू के, इसके अकॉर्डिंग वो होता है आपका रस्मी तौर। ठीक है ना, रस्मी तरीके से, रस्मी तौर पर सीखा जाता है। दुनिया का हर आम बच्चा अमूमन 4 साल की उम्र तक अपने आसपास बोली जाने वाली ज़बानें सीख लेता है। इस पर माहिरीन चलिए, तो इन चारों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पावलोव, स्किनर, नोम चॉम्स्की, पियाजे, वेरोकोस्की, चारों आपके जितने भी माहिरीन नफ्सानियात हैं यानी कि आपके मनोवैज्ञानिक हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास भी आपकी कल या परसों में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका जितना भी सिलेबस है पेडागोजी का, मैं इसकी डेली क्लासेस नहीं करा के, इसकी एक आपकी मैराथन क्लास आएगी कल की क्लास के बाद, जिसमें आपके सारे ही टॉपिक डिस्कस होंगे। डेली क्लासेस आई थिंक मैं थोड़ी बिजी हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप घबराना नहीं कि आप क्लासेस नहीं हो पाएंगी। आपकी मैं पूरा जितना भी आपका सिलेबस है
इसके ऊपर पूरी एक आपकी मैराथन क्लास आएगी। 50 नंबर का पेडागोजी का ये आपका पोर्शन है, ठीक है। उसकी मैं एक, चाहे वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितने भी उसमें मुझे टाइम लगे, कितनी भी बड़ी वो वीडियो हो इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपकी क्या करूँगी, उसे अच्छे से बना दूँगी। तो आप घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम चारों को अच्छे से डिस्कस करने के बाद मैं आपकी पूरी एक क्या मैराथन क्लास उर्दू सीटेट की बना दूँगी और आप उसे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और रहे आपकी पैसेज के बाद, तो पैसेज के लिए मैं बीच बीच में आपकी एक एक क्लास लेती रहूँगी कि किस तरीके से आपको अपना नसर का पैसेज करना है, किस तरीके से आपको अपना नज़म का पैसेज करना है। और पैसेज भी हम वही करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। मेरे पास आपका लास्ट टू लास्ट ईयर 3 बार से जो ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सभी के मैंने क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं उसे भी अच्छे से उसमें से करा दूँगी। लेकिन ये आपका जितना भी सिलेबस है, इसके वो मैं आप सिर्फ आपकी एक ही मैराथन क्लास आएगी, उसमें आपका पूरा पेडागोजी का सिलेबस डिस्कस होगा, ठीक है। पर ये नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे ये वैगॉस के जितने भी माहिरीन नफ्सानियात हैं, इनके सारे ऊपर इन्होंने जितने भी लैंग्वेजेस के बारे में कहा, इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे हम। और कुछ क्वेश्चन मारूजी सवालात हैं जो पूछे जाते हैं इक्तसाबी अमल को लेकर, आमोजिश को लेकर, उन्हें भी हम अच्छे से उन क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी क्या आएगी, पूरी डायरेक्ट एक मैराथन क्लास ही आएगी, क्योंकि यूट्यूब पर डेली डेली क्लासेस आपकी सीटेट की नहीं होंगी। आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस थी वो कंटिन्यू चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लासेस प्रॉपर चलती रहेंगी, ठीक है। तो वो चैनल पर अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और सीटेट के ये स्टूडेंट्स परेशान आपको नहीं होना है बिल्कुल भी, मैंने आपको समझा दिया है। आपको क्या करना है, आपकी अगर लैंग्वेज आपने हिंदी अच्छी आती है तो हिंदी को इतनी अच्छे से करिए कि 60 नंबर आप हिंदी से ही कवर कर लें, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो इंग्लिश इस तरीके से करिए कवर के आपके 60 नंबर दोनों लैंग्वेज आप इंग्लिश में ही कर लें। अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है और उर्दू भी अच्छी है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि आपको दोनों ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका समझाया है आपके लैंग्वेज क्वेश्चन करने का। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। देखिए क्वेश्चन